ओके, लेट्स स्टार्ट एनाटमी शेल्फ नोट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट। तो जो ब्रेस्ट की लिम्फेटिक ड्रेनेज काफी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेस्ट का कैंसर होता है वो आपके लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है। क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने रट्टा मारना है। अब जो ब्रेस्ट की लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, ओके, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आपका कौन सा है? अपर आउटर क्वाड्रेंट क्या है? क्योंकि जो ब्रेस्ट का जो मैक्सिमम टिश्यू होता है वो आपको अपर आउटर क्वाड्रेंट में देखने को मिलता है। अपर आउटर क्वाड्रेंट में देखने को मिलता है। दैट इज वाई जो कैंसर होता है वो अपर आउटर क्वाड्रेंट में ज्यादा देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया? तो जो मेजोरिटी ऑफ द लिम्फ होता है वो लैटरल ब्रेस्ट से ड्रेन होता है और वो एक्सिलरी लिम्फ नोड में जाता है। एक्सिलरी लिम्फ नोड से होता हुआ वो एंटीरियर पेक्टोरल लिम्फ नोड में जाता है। ओके, बाकी जो मीडियल ब्रेस्ट होता है उसका लिम्फ नोड आपका पैरास्टर्नल लिम्फ नोड में जाता है। तो यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है कि जो ब्रेस्ट का जो लैटरल पोर्शन है वो ड्रेन होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड में। ओके, ठीक हो गया, स्पेसिफिकली एंटीरियर वाले में। और जो मीडियल पार्ट है उसका जो लिम्फ जाता होता है वो पैरास्टर्नल लिम्फ नोड में जाता होता है या ऑपोजिट ब्रेस्ट में जाता होता है। और जो ब्रेस्ट कैंसर होता है मोस्ट कॉमन अपर आउटर क्वाड्रेंट में देखने को मिलता है। ओके, अपर आउटर क्वाड्रेंट में देखने को मिलता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं मास्टेक्टमी। मास्टेक्टमी का क्या मतलब है? ब्रेस्ट को निकाल देना, ब्रेस्ट को रिमूव करना सर्जिकली, उसको बोलते हैं मास्टेक्टमी। ठीक हो गया? अब मास्टेक्टमी डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक है रेडिकल मास्टेक्टमी। रेडिकल मास्टेक्टमी का क्या मतलब होता है? रेडिकल मास्टेक्टमी के अंदर आप पूरा ब्रेस्ट निकालते हो, उसके साथ आप पेक्टोरल मसल को निकालते हो। पेक्टोरल मसल कौन कौन सी होती है? पेक्ट मेजर होता है और पेक्ट माइनर होता है। मेजर होता है और माइनर होता है। आप इसको निकाल देते हो, फैट को और फेशिया को निकालते हो और एक्सिलरी लिम्फ नोड को निकाल देते होते हैं। लेकिन जब आप मास्टेक्टमी करते हैं तो उसमें कौन से तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो डैमेज हो जाते हैं? ओके, इसमें एक इंपॉर्टेंट है लॉन्ग थोरैसिक नर्व। अगर लॉन्ग थोरैसिक नर्व डैमेज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? सिराटस एंटीरियर की पैरालिसिस होती है। जब सिराटस एंटीरियर की पैरालिसिस होती है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता है और ओवरहेड एबडक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक हो गया? तो पहली नर्व आप जो होती है वो है लॉन्ग थोरैसिक नर्व। लॉन्ग थोरैसिक नर्व कब डैमेज होती है? जब आप लैटरल थोरैसिक आर्टरी की लाइगेशन कर रहे थे तो अपनी लॉन्ग थोरैसिक नर्व को भी डैमेज कर दिया। डैमेज हुआ तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला हुआ और ओवरहेड एबडक्शन नहीं हो पाएगी। उसके बाद जो इंटरकोस्टोब्रेकियल होती है, ये मीडियल आर्म की स्किन को सप्लाई करती है, एक्सिला की स्किन को सप्लाई करती है। ये डैमेज हो गया तो सेंसरी लॉस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद ब्रेस्ट का इन्फेक्शन है जिसको मास्टाइटिस कहते हैं। मास्टाइटिस में क्या होता है? इन्फेक्शन होता है, खास तौर पर लैक्टेटिंग फीमेल में देखने को मिलता है, ब्रेस्ट फीडिंग में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन काज क्या होता है? स्टाफिलोकोकस ओरियस होता है। और ये स्टाफ ओरियस कहाँ से आता है? बेबी के माउथ से आता है। ओके, ठीक हो गया? बेबी के माउथ से आता होता है। ठीक हो गया? अब इन्फ्लेमेशन है तो इसमें इन्फ्लेमेशन की सारी चीजें मिलती है, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, टेम्परेचर मिलता होता है। ठीक हो गया? जो बैक्टीरिया होता है वो स्टाफिलोकोकस ओरियस होता है, बेबी के मुंह से माँ की मिल्क डक्ट में एंटर होता है। ओके, थ्रू अ क्रैक इन द निप्पल। ठीक हो गया? तो इसमें देखने को मिलता है। ड्रग और चॉइस कौन सी होगी? अमोक्सिसिलिन होगी। और जब मास्टाइटिस होगा, मास्टाइटिस की वजह से स्वेलिंग बन गई है, तो उसको बोलते हैं हम ब्रेस्ट एब्सेस। तो एब्सेस कब लेबल करेंगे? जब कोई स्वेलिंग बन गई है। और एब्सेस का ट्रीटमेंट क्या होगा? एस्पिरेशन, इंसिजन, ड्रेनेज। क्लियर? इसके बाद चलते हैं डायफ्राम के बारे में। ओके, जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम के लिए जो नर्व होती है वो फ्रेनिक नर्व होती है। और जो फ्रेनिक नर्व है उसकी रूट वैल्यू होती है C3, C4 तो C5। ठीक हो गया? अगर फ्रेनिक नर्व डैमेज होती है, कोई आर्ट्रोजेनिक इंजरी है, तो उसकी वजह से हाफ ऑफ द डायफ्राम पैरालाइज हो जाएगा। जब हाफ ऑफ द डायग्राम डायफ्राम पैरालाइज होगा तो पैराडॉक्सिकल मूवमेंट शो करना शुरू कर देगा। कैसे? नॉर्मली इंस्पायरेशन में डायफ्राम नीचे जाता है, लेकिन जब एक साइड का डायफ्राम पैरालाइज हो गया, सपोज आपका राइट साइड का पैरालाइज हो गया है, तो इंस्पायरेशन में डायफ्राम बजाय नीचे जाने के वो ऊपर जाना शुरू कर देगा। ठीक हो गया? ओके, ठीक हो गया? ऊपर इंस्पायरेशन पे वो कहाँ जाना शुरू कर देगा? ओके, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा बाय एब्डोमिनल विसरा इंस्टेड ऑफ डिसेंडिंग। दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्सिकल मूवमेंट। इसके बाद डायफ्राम के रप्चर है। डायफ्राम का जो रप्चर होता है ब्लंट या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा की वजह से होता है। जब डायफ्राम का रप्चर होगा तो जो एब्डोमिनल विसरा होते हैं वो थोरेसिक कैविटी में एंटर हो जाते हैं। ज्यादातर फ्रैक्चर आपको
रप्चर आपको लेफ्ट साइड पे देखने को मिलता है। वाई नॉट ऑन राइट साइड? क्योंकि राइट साइड पे लीवर उसको बचा लेता है। लेफ्ट साइड पे फ्रैक्चर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टोमक, इंटेस्टाइन थोरेसिक कैविटी में आ जाती है, लंग्स को कंप्रेस करना शुरू कर देती है, पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट सेंटर होती है। इसके बाद है हार्ट हाइपरट्रॉफी। जब भी हार्ट के ऊपर हाइपरटेंशन होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो हार्ट अपने साइज को बढ़ाना शुरू कर देगा। दिस इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। जब लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी होती है, फॉर एग्जांपल पेशेंट को क्या है, माइट्रल स्टीनोसिस है। माइट्रल स्टीनोसिस में क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तो लेफ्ट एट्रियम की लार्जमेंट होती है। तो वो माइट्रल वाल्व की स्टीनोसिस की वजह से होती है। जब लेफ्ट एट्रियम इलाज होता है, उसके पीछे पड़ा होता है आपका इसोफेगस। जब इसोफेगस कंप्रेस हो जाएगा तो उसको बोलते हैं, इसोफेगस कंप्रेस होगा तो डिस्फेजिया हो जाएगा, और रिकरेंट लैरिंजल नर्व कंप्रेस होगी तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगा। राइट एट्रियम की इलाजमेंट की वजह से डिस्निया होना, डिस्फेजिया होना, हॉर्सनेस होना, इसको बोलते हैं हम ओर्टनर सिंड्रोम। ओर्टनर सिंड्रोम, और ये आपको माइट्रल स्टीनोसिस में देखने को मिलता है। और आप बेरियम स्वेलो कराओगे तो आपको फीलिंग डिफेक्ट मिलेगा, मतलब इसोफेगस कंप्रेस हुआ पड़ा है। क्लियर? अब यहाँ पर सारा चेस्ट एक्सरे दिखाया हुआ पीए व्यू। ओके, जो हार्ट का राइट बॉर्डर है, जो राइट बॉर्डर होता है वो किससे बनता है, सुपीरियर वेना कैवा और राइट एट्रियम से। क्लियर? जो आपका लेफ्ट बॉर्डर होता है हार्ट का, ये राइट एट्रियम और सुपीरियर वेना कैवा है। ये सुपीरियर वेना कैवा आ गया, ये राइट एट्रियम आ गया। जो लेफ्ट बॉर्डर होता है वो अयोटिक आर्च से, पल्मोनरी ट्रंक से, ओके, अयोटिक आर्च से, पल्मोनरी ट्रंक से, लेफ्ट वेंट्रिकल से और एपेक्स ऑफ हार्ट, ये लेफ्ट बॉर्डर बनाती है। इसके बाद ऑस्कल्टेशन ऑफ डिफरेंट एरियाज है। जो माइट्रल वाल्व की ऑस्कल्टेशन होती है वो आप करते हैं लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड क्लैविकुलर लाइन, एपेक्स बीट वाले एरिया पे करते हैं, माइट्रल स्टेनोसिस या माइट्रल रिगर्जिटेशन वाला। ओके, ठीक हो गया। जो आपका पल्मोनरी वाल्व है इसको आप करते हैं लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे। क्लियर? ठीक हो गया। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जो आपका अयोटिक वाल्व वाला है वो राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में होता है। ओके, और जो ट्राइकस्पिड वाला वो लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है। सारे एनाटॉमिकल साइड है। अब सारे मर्मर सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, अपेक्स पे अगर आपको मर्मर मिल रहा है और डायस्टोलिक मर्मर है, इसका मतलब है माइट्रल स्टीनोसिस की वजह से या अयोटिक इंसफिशिएंसी की वजह से या, उसको बोलते हैं हम ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर। क्लियर? ठीक हो गया। इसके अलावा राइट लोअर स्टर्नम पे है तो उसका, और सिस्टोलिक है तो वो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की वजह से होता है। राइट अपर स्टर्नम है, सिस्टोलिक है तो एयोर्टिक स्टेनोसिस की वजह से होता है। अपर लैटरल चेस्ट है वो एमआर की वजह से होता है। क्लियर? ठीक हो गया। तो स्टीनोसिस का ऑर्थोग्रेड होता है और इंसफिशिएंसी का रिट्रोग्रेड होता है, यानी स्टीनोसिस का फॉरवर्ड होता है और रिगर्जिटेशन का बैकवर्ड फ्लो की वजह से होता है। अब हम ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट को पढ़ लेते हैं, ये मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब की हुई थी। हार्ट को दो आर्टरी सप्लाई करती है, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक हो गया। जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के साथ अनास्टोमोस करती है। अब इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी होती है? नंबर वन, एंटीरियर कार्डिक ब्रांचेस जिसने राइट एट्रियम को सप्लाई करना है। नंबर टू, नोडल ब्रांचेस जिसने एस ए नोट, एवी नोट को सप्लाई करना है। मार्जिनल आर्टरी राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करना है। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जिसने इंफीरियर सरफेस ऑफ बोथ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल की इंफीरियर सरफेस को सप्लाई करना है, एंड पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करना है। और जो आर्टरी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी देती है वही डोमिनेंट बन जाती है, जो कि राइट कोरोनरी आर्टरी होती है। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है उसकी दो ब्रांचेस होती है, एक एलएडी होती है और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स होती है। जो एलएडी है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, उसको लेफ्ट इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी भी कहते हैं। ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस में से पास करती है, एंटीरियर हार्ट वाल को सप्लाई करती है, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है, बंडल ऑफ हिस को सप्लाई करती है और एपेक्स ऑफ हार्ट को सप्लाई करती है। जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। क्लियर? इसके बाद ब्लड सप्लाई ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम, एस ए नोट जो आपका पेस मेकर है, राइट कोरोनरी आर्टरी, एवी नोट कंडक्शन वाला, राइट कोरोनरी आर्टरी। जो आपका बंडल ऑफ हीज है, ओके, उसके लिए लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, एवी बंडल, बंडल ऑफ हीज है। इसके बाद एस्पायरेशन ऑफ फॉरेन बॉडी है। जब आप कोई फॉरेन बॉडी एस्पायर करते हैं, एयरवे में जाती है, वो राइट ब्रोंकस में जाती होती है। इसकी वजह क्या होती है? जो राइट ब्रोंकस होता है, ओके, वो आपका कहने का मतलब है शॉर्टर होता है, वाइडर होता है और मोर वर्टिकल होता है। शॉर्टर होता है, वाइडर होता है और मोर वर्टिकल आपको देखने को मिलता होता है।
डेट इज वाई सबसे ज्यादा जो फॉरेन बॉडी होती है वो राइट साइड पे आपको देखने को मिलती है। क्लियर। और वो भी राइट लोअर लोब में जाती होती है। ठीक हो गया। अगर पेशेंट वर्टिकल पोजीशन है, वर्टिकल पोजीशन का मतलब है स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ राइट इंफीरियर लोब में जाएगी। अगर वो सुपाइन में है तो वो सुपीरियर सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब में जाएगी। अब लंग्स के सेगमेंट रट्टा मार लेते हैं। अब जो लंग्स होते हैं उसके दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। जो राइट लोब के यानी जो लंग्स होता है दो होता है, राइट लंग और लेफ्ट लंग। जो राइट लंग होता है उसके तीन लोब होते हैं, सुपीरियर लोब, मिडल लोब, इंफीरियर लोब। अब हर एक लंग्स के कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट होते हैं। लाइक सेगमेंट 1 एपिकल है, ओके, सेगमेंट 1 एपिकल है, सेगमेंट 2 पोस्टीरियर है, सेगमेंट 3 एंटीरियर है। मिडल लोब के दो है, लैटरल, मीडियल। इंफीरियर लोब के आगे चार होते हैं, ओके, सुपीरियर, एंटीरियर बेजल, पोस्टीरियर बेजल, लैटरल बेजल, मीडियल बेजल। क्लियर। इसके बाद लेफ्ट लंग के सेगमेंट बनाए हुए इसको आप देख लेना। इसके बाद लंग्स के डिजीज पे आ जाते हैं। जो लंग्स का इन्फेक्शन होता है उसको निमोनिया वगैरह कहते होते हैं। निमोनिया क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग होता है, कोई इन्फेक्शन या केमिकल इंजरी की वजह से हुआ है। बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से, फंजाई की वजह से होती है। बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्टाफोरियस वगैरह आ जाता है, वायरसेस में इन्फ्लुएंजा वगैरह आ जाएगा। निमोनिया में प्रोडक्टिव कफ होती है, चेस्ट पेन होता है, फीवर होता है, डिस्नी आपको देखने को मिलता है, चेस्ट एक्सरे में कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलती है, और लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है। इसके बाद ब्रोंकोजेनिक कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है। जो लंग कैंसर मोस्ट कॉमन स्क्वेमस सेल सोरिएडिनो कार्सिनोमा होता है। क्लियर। जो लंग कैंसर होता है ब्रोंकाई के म्यूकोजा से राइज करता है। मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होगा? कफ या हिमोप्टोसिस होगा। थोरैसिक या मीडियस्टिनल लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या होती है? ओके, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बायोप्सी होती है। जो लंग कैंसर होता है ये ये आपका लीवर में, ब्रेन में, बोन में, एड्रीनल ग्लैंड में इन्वॉल्व, एड्रीनल ग्लैंड तक मेटास्टेसाइज करता है। और अगर एपिकल लंग का ट्यूमर हो तो उसको पैनकोस ट्यूमर कहते हैं, जो थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम कराता है। थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम में दो चीजें कंप्रेस होती है, सबक्लेवियन वैसल्स कंप्रेस होती है, और दूसरा कंप्रेस होती है लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, जिसकी वजह से क्लम की पैरालिसिस देखने को मिलता होता है। जो एडिनोकार्सिनोमा होता है पेरिफेरल लोकेशन पे होता है। जो स्क्वेमस सेल कैंसर होता है और स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है, ये सेंट्रल इन पोजीशन होता है। इसके बाद क्वेश्चंस अबाउट ऑस्कल्टेशन एंड पेनिट्रेशन ऑफ वुंड्स। ओके, तो जो आपने लंग्स की साउंड सुननी होती है तो वो आपने सुपीरियर लोब्स की ऑस्कल्टेशन करनी होती है। अगर आपने सुपीरियर लोब्स की ऑस्कल्टेशन करनी है तो जो स्टेथोस्कोप होता है वो इंटीरियर चेस्ट वाल पे अप्लाई करना है, खास तौर पर फोर्थ रिब से अबव फॉर राइट लंग, और लेफ्ट लंग के लिए सिक्स रिब से ऊपर। तो जो लेफ्ट लंग है उसके लिए सिक्स रिब से ऊपर, और जो राइट लंग है उसके लिए फोर्थ रिब से ऊपर, सुपीरियर लोब्स के लिए। ओके। और अगर मिडल लोब को सुनना है तो फोर्थ और सिक्स के दरमियान में जाना है। इंफीरियर लोब को सुनना है तो पोस्टीरियर चेस्ट वाल की ऑस्कल्टेशन करनी होती है। इसके बाद ओपन न्यूमोथोरैक्स है। ओपन न्यूमोथोरैक्स का मतलब है ओपन चेस्ट में वुंड होगा, ओपन चेस्ट में वुंड होगा, जिसकी वजह से जो एयर होती है वो प्लूरल कैविटी में एंटर हो जाती है। दिस इज कॉल्ड न्यूमोथोरैक्स। और न्यूमोथोरैक्स में क्या होगा? ब्रेथ साउंड कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, पल्स बढ़ जाती है, एपेक्स बीट और मीडियस्टिनम ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट हो जाती है। तो न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है? एयर प्लूरल कैविटी में एंटर हो जाती है, लंग्स को कंप्रेस करती है, लंग्स का कोलैप्स हो जाता है। जो ओपन न्यूमोथोरैक्स होता है स्टैब वुंड की वजह से होता है, जो कि पैराइटल प्लूरा को डैमेज करता है, प्लूरल कैविटी ओपन हो जाती है। जो आउटसाइड एयर है ये प्लूरल कैविटी में एंटर होना शुरू हो जाती है। जो एयर होती है इंस्पायरेशन में एंटर हो जाती है और वो चेस्ट वाल को कंप्रेस करती है, मीडियस्टिनम को ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट करना शुरू कर देती है। इसके बाद नर्व सप्लाई ऑफ प्लूरा होता है। जो प्लूरा होता है वो पेराइटल प्लूरा है, वो विसरल प्लूरा होता है। जो पेराइटल प्लूरा होता है इसकी जो नर्व सप्लाई है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम से आती है। जो डिफ्यूज प्लूरा होता है, सॉरी, जो विसरल प्लूरा होता है उसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आती है। जो पेराइटल प्लूरा होता है वो पेन, टेम्परेचर, टच और प्रेशर इन सब को सेंस करता होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम से इनर्वेशन लेता होता है। जो विसरल प्लूरा होता है वो सिर्फ स्ट्रेच को रिस्पॉन्ड करता है, वो बाकी पेन, टेम्परेचर वगैरह को रिस्पॉन्ड नहीं करता होता। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से इनर्वेशन आती है, जबकि पेराइटल प्लूरा की सोमैटिक नर्वस सिस्टम से आती है। अब इसमें जो प्लूरा उसको दो में डिवाइड किया हुआ है, कोस्टल प्लूरा और मीडियस्टिनल प्लूरा और डायाफ्रामेटिक प्लूरा। जो कोस्टल प्लूरा होता है उसके लिए इंटरकोस्टल नर्व है, मीडियस्टिनल प्लूरा के लिए फ्रैनिक नर्व है, और डायाफ्रामेटिक प्लूरा के लिए फ्रैनिक नर्व आ जाती होती है। इसके बाद है एंटीरियर एब्डोमिनल वाल।
जो एब्डोमेन की वाल है और एब्डोमेन के क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो जो एब्डोमेन होते हैं, एब्डोमेन के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, राइट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर। तो जो लीवर और गाल ब्लेडर होते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट में होते हैं, स्टोमक और स्प्लीन लेफ्ट अपर में होते हैं, सीकम और अपेंडिक्स राइट लोअर में होते हैं, जबकि सिग्मॉइड कोलोन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर हम रेफर्ड पॉइंट्स वगैरह देख लेते हैं। जो आपका जीआईटी होता है वो 3 पार्ट से बनता है, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। अगर फोर गट का पेन है, अगर फोर गट का कोई डिजीज है तो एपिगैस्ट्रिक पेन कराएगा। अगर मिड गट का डिजीज है तो वो अम्बलाइकल पेन कराएगा। अगर वो हाइंड गट का डिजीज है तो वो सुप्रा प्यूबिक इन्वॉल्वमेंट करवाएगा। तो जो फोर गट का होता है वो एपिगैस्ट्रियम में, मिड गट का होता है वो अम्बलाइकस में, हाइंड गट का होता है वो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में होता है। इसके बाद फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वानल कैनाल बनाता होता है। ओके। और ये दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर विच इज क्रॉस्ड बाय एनी एब्डोमिनल विसरा। तो ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस होता है और ये इंग्वाइनल कैनाल की पोस्टीरियर वाल बनाता होता है। अब जो इंग्वाइनल कैनाल है उसकी एंटीरियर वाल किससे बनती है? जो इंग्वाइनल कैनाल होती है उसकी जो एंटीरियर वाल होती है वो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से बनती है। एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस से बनती है। जो पोस्टीरियर वाल होती है वो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से बनती है। फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। जो इंफीरियर वाल होती है वो बनती है इंग्वाइनल लिगामेंट से। और जो सुपीरियर वाल होती है वो बनती होती है, इंफीरियर वाल तो इंग्वाइनल लिगामेंट से बन जाती होती है। और जो सुपीरियर वाल होती है वो कंजॉइंट टेंडन से बनती है। जो कंजॉइंट टेंडन होता है ये एक्सटर्नल, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, इन दोनों के मिलने से बनता होता है। इसके बाद है इंग्वानल हर्निया। इंग्वानल हर्निया जो कि इंग्वानल कैनाल के थ्रू होता है। जो इंग्वानल कैनाल होता है वो ओब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज वे होता है, जिसकी 2 ओपनिंग होती है। एक होती है आपकी सुपरफिशियल ओपनिंग और दूसरी होती है आपकी डीप ओपनिंग। जो सुपरफिशियल ओपनिंग ये आपकी लैटरल पड़ी हुई होती है, और नहीं, सुपरफिशियल ओपनिंग मीडियल पड़ी होती है और जो डीप ओपनिंग है वो लैटरल पड़ी हुई होती है। जो इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ हर्निया। ये इन्फेंट में देखने को मिलता है, कॉन्जेनाइटल देखने को मिलता है। ये डीप रिंग के थ्रू एंटर होता है, सुपरफिशियल के थ्रू लीव करता होता है और ये स्क्रोटम में एंटर हो जाता होता है। तो डीप रिंग में से पास करता है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल से लैटरली पास करता होता है, सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग से लीव किया और इस स्क्रोटम में एंटर हो जाता है। जो इनडायरेक्ट हर्निया होता है ये मेल्स में ज्यादा देखने को मिलता होता है, बायलैटरल होता है और खासतौर पर राइट साइड पे देखने को मिलता होता है। ओके। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो राइट साइड की टेस्टिस होते हैं वो थोड़ी देर बाद जाके डिसेंड करते हैं एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड। दैट इज वाई जो इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया होता है वो राइट साइड पे देखने को मिलता है। तो जो इनडायरेक्ट होता है वो ज्यादा कॉमन होता है, डायरेक्ट वाला ज्यादा कॉमन नहीं होता। इनडायरेक्ट वाला कंजेनाइटल होता है, डायरेक्ट वाला एक्वायर्ड होता है। इनडायरेक्ट वाला डीप रिंग के थ्रू एंटर होता है, डायरेक्ट वाला डीप रिंग के थ्रू एंटर नहीं होता, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से ओपन होता है। इनडायरेक्ट वाला लैटरल होता है, डायरेक्ट वाला मीडियल होता है। इनडायरेक्ट वाला स्क्रोटम में एंटर नहीं होता, डायरेक्ट वाला, इनडायरेक्ट वाला स्क्रोटम में एंटर होता है, डायरेक्ट वाला स्क्रोटम पे एंटर नहीं होता। तो ये आ गया डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया। रिलेटिवली रेयर होता है, 15% केसेस में होता है। एब्डोमिनल वाल की वीकनेस होती है। ओके। ओल्डर पेशेंट में देखने को मिलता है। मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल होती है। हैसलबैक ट्रायंगल के थ्रू एंटर होता है। अब हैसलबैक ट्रायंगल की क्या क्या बाउंड्रीज होती है? हैसलबैक ट्रायंगल की बाउंड्रीज होती है, फ्लोर इसका इंग्वानल लिगामेंट से बनता है। ओके। मीडियली कौन सा मसल होता है? रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है। लैटरली इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स होती है। तो ये हैसलबैक ट्रायंगल देखने को मिलता होता है। ओके। जो डायरेक्ट वाला होता है ये स्क्रोटम पे एंटर नहीं होता, ओल्डर पेशेंट में देखने को मिलता है जिनके एब्डोमिनल मसल वीक होते हैं। इसके बाद है हमारा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर और लेजर ओमेंटम। जो लेजर ओमेंटम होता है इसके आगे मजीद 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हिपैटोगैस्ट्रिक और हिपैटोडुडिनल लिगामेंट। हिपैटोगैस्ट्रिक और हिपैटोडुडिनल लिगामेंट। जो इसके कंटेंट क्या क्या होते हैं? इसके कंटेंट ये है कि इसमें राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स होती है, राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स होती है जो कि लेजर कर्वेचर को सप्लाई करती है। इसके अलावा पोर्टल ट्रायड होता है। पोर्टल ट्रायड हिपैटोडुडिनल लिगामेंट में होता है। यानी हिपैटोगैस्ट्रिक में क्या होता है? राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज होती है। और हिपैटोडुडिनल में क्या होता है? पोर्टल ट्रायड होता है। पोर्टल ट्रायड में 3 चीजें होती है, बाइल डक्ट, पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी। इसके बाद है एपीप्लॉइक फोरामिन या विंसलू, फोरामिन ऑफ विंसलू। जो फोरामिन ऑफ विंसलू क्या होता है? ये लेजर
रेक्टम की ओपनिंग होती है। ये फोरामेन विंसलू शो किया हुआ है, जहाँ पे एरो यहाँ पे शो किया हुआ है। ये एरो की डायरेक्शन को नोट करना है, तो ये फोरामेन विंसलू होता है। अब इसके एंटीरियरली क्या पड़ा हुआ होता है, हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट पड़ा होता है। हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट पड़ा होता है, जिसमें पोर्टल ट्रायड होता है। बाइल डक्ट वेन आर्टरी होती है। पोस्टीरियरली इंफीरियर वेना कैवा होता है। सुपीरियरली लीवर का क्वाड्रेट लोब होता है। इंफीरियरली डूडिनम का फर्स्ट पार्ट होता है। तो ये डूडिनम का फर्स्ट पार्ट हो गया। ऊपर आपका क्वाड्रेट लोब हो गया लीवर का। पीछे इसका क्या होता है, इंफीरियर वेना कैवा। ये इंफीरियर वेना कैवा पड़ी हुई है। और एंटीरियरली क्या है, हेपेटोडूडिनल लिगामेंट है। इसके बाद रेक्टो यूट्राइन पाउच ऑफ डगलस है। तो ये रेक्टो यूट्राइन पाउच ऑफ डगलस है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये रेक्टो यूट्राइन पाउच ऑफ डगलस होता है। ओके, तो जो रेक्टो यूट्राइन पाउच ऑफ डगलस होता है, रक्टम और यूट्रस के दरमियान में होता है। ओके, और ये वो जगह है जहाँ पे पेल्विक एब्सेस बनती है। जो वेजिको यूट्राइन पाउच है, ये ब्लैडर और यूट्रस के दरमियान में देखने को मिलता है। अब इसके बाद है कल्डोसेंटिसिस। कल्डोसेंटिसिस का मतलब क्या होता है, कल्डोसेंटिसिस का मतलब है रेक्टो यूट्राइन पाउच या पाउच ऑफ डगलस है, उसमें फ्लूइड जमा हुआ है, उसको एक्सपायर करना, तो उसको बोलते हैं कल्डोसेंटिसिस। उसको क्या बोलते हैं, कल्डोसेंटिसिस कहते हैं। अब आपने पाउच ऑफ डगलस तक पहुंचना है, तो फीमेल में पोस्टीरियर विजाइनल फॉन्डिस को क्रॉस करना होता है। ओके, और मेल में एंटीरियर रेक्टल वाल को क्रॉस करना होता है। क्लियर, ठीक हो गया। इसके जरिए आप इसको एंटर हो जाते हैं। क्योंकि जो रेक्टो यूट्राइन पाउच है लोवेस्ट पोर्शन होता है, तो इसमें पेल्विक एब्सेस बन जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद तो जीआईटी होती है, उसके तीन पार्ट होते हैं, फोरगट, मिड गट, हाइंड गट। जो फोरगट होता है, इससे इसोफेगस बनता है, स्टोमक बनता है, डूडिनम के फर्स्ट और सेकंड पार्ट बनते हैं, लीवर, पेनक्रियास, बिलियरी अपरेटस, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन बनती है। मिड गट से डूडिनम का सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट, जुजिनम, आइलियम, सीकम, अपेंडिक्स, सर्निकुलोन, ट्रांसवर्स कोलोन का प्रोक्सिमल टू थर्ड। जो डिस्टल वन थर्ड है, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम और एनल किनाल अबव द पेक्टिनेट लाइन, वो हाइंड गट से बनता है। फोर गट का पेन एपिगेस्ट्रियम में जाता है। मिड गट का पेन अम्बलाइकस में जाता है। हाइंड गट का पेन आपको हाइपोगेस्ट्रियम में देखने को मिलता है। फोर गट के लिए जो आर्टरी होती है वो सिलिक आर्टरी होती है। मिड गट के लिए सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी होती है। हाइंड गट के लिए इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी होती है। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई फोर गट के लिए वेगस होती है, जबकि मिड गट के लिए भी वेगस होती है। हाइंड गट के लिए पेल्विक संप्लैंक्निक नर्व होती है, S2 S3 S4। सिंपैथेटिक के बारे में बात करें तो फोरगट के लिए ग्रेटर सबक्लैंक्निक नर्व T5 to T9 है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक सिलियक गैंग्लिया होता है। जबकि मिडगट के लिए लेजर सबक्लैंक्निक नर्व T10 से लेकर T11 तक होती है, और सुपीरियर मेजेंटेरिक गैंग्लिया होता है। जबकि हाइंड गट के लिए L1 L2 होती है, इंफीरियर मेजेंटेरिक गैंग्लिया होता है। सेंसरी भी यही होती है। ओके, फोर गट के लिए ग्रेटर सबक्लैंक्निक नर्व, मिड गट के लिए लेजर सबक्लैंक्निक नर्व, और हाइंड गट के लिए लंबर सबक्लैंक्निक नर्व। रेफर्ड पेन फोर गट का एपिगेस्ट्रियम में जाता है, मिड गट का अम्बलाइकस में जाता है, हाइंड गट का हाइपोगेस्ट्रियम में जाता होता है। क्लियर। इसके बाद चलते हैं जो गैस्ट्रिक अल्सर एंटीरियर वाल के हो सकते हैं, पोस्टीरियर वाल के हो सकते हैं। अगर गैस्ट्रिक अल्सर पोस्टीरियर वाल का होता है, तो पोस्टीरियर वाल में एक आर्टरी होती है। ओके, ठीक हो गया। मतलब गैस्ट्रिक अल्सर में कौन सी आर्टरी ब्लीड करती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्लीड करती है। जबकि डूडिनल अल्सर में गैस्ट्रोडूडिनल आर्टरी ब्लीड करती है। अगर पेशेंट को पोस्टीरियर गैस्ट्रिक अल्सर है, तो जो पोस्टीरियर गैस्ट्रिक अल्सर है वो पोस्टीरियर वाल में होता है। फिर ये पोस्टीरियर वाल से होता हुआ पेनक्रियास में जाएगा, पेनक्रियास को इरिटेट करेगा, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होगा, पेन बैक की तरफ रेफर कर जाएगा। ओके, और जो पोस्टीरियर गैस्ट्रिक अल्सर है उसमें कौन सी आर्टरी इरोड होती है। ओके, ये मिस्टेक कर दिया मैंने। पोस्टीरियर गैस्ट्रिक अल्सर में जो आर्टरी रोड होती है वो होती है स्प्लीनिक आर्टरी। जबकि जो आपका एंट्रम पर या लेजर कर्वेचर पे जो आर्टरी इरोड होती है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है। ओके, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का भी रोड होती है जब लेजर कर्वेचर पे अल्सर होता है। अगर पोस्टीरियर वाल में होगा तो स्प्लीनिक आर्टरी आ जाएगी। स्प्लीनिक आर्टरी पोस्टीरियर वाल में आपको देखने को मिलती है। और गैस्ट्रोडूडिनल आर्टरी कब होगी, जब आपको डूडिनल अल्सर देखने को मिलेगा। क्लियर। इसके बाद कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया, कि डायफ्राम का पार्ट सही से बना नहीं, जिसकी वजह से स्टोमक और इंटेस्टाइन हर्निएट कर जाएंगे। इसके अंदर थोरेसिक कैविटी के अंदर पोस्ट्रोलैटरल डिफेक्ट होता है, जिसको फोरामिन ऑफ बोगडालिक भी कहते होते हैं। इन्फेंट में देखने को मिलता है। जब इन्फेंट में कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया होगा तो इंटेस्टाइन लंग्स को कंप्रेस करेगी, लंग्स का हाइपोप्लेजिया हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। ओके, स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। स्लाइडिंग हाइटल हर्निया का क्या मतलब होता है, जो हाइटल हर्निया का क्या मतलब होता है। ओके, हाइटल हर्निया का मतलब है कि जो इसोफेगस है, ओके, इसोफेगस वाला पार्ट
वो आपका हर्निएट कर गया थोरेसिक कैविटी में। स्लाइडिंग का क्या मतलब होता है? स्लाइडिंग वाला आपको मिडिल एज में देखने को मिलता होता है। इसमें जो स्टोमक का पार्ट है कार्डिया, वो थोरैक्स में चला जाता है थ्रू द इसोफेजियल हाइटस। तो हाइटल हर्निया जो स्लाइडिंग वाला होता है, इसमें कार्डिया मूव कर जाता होता है इनटू द थोरेसिक कैविटी। ठीक हो गया? ओके। और ये जो होता है ये वेगल ट्रंक को डैमेज करेगा, क्योंकि वो भी इसमें से पास करते होते हैं। जब वेगल ट्रंक डैमेज होगा तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन कम हो जाती होती है। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैकल्स डायवर्टिकुलम। मैकल्स डायवर्टिकुलम क्या होती है? नॉर्मली हमारे इंट्रा यूट्राइन लाइफ में वाइटलिन डक्ट होती है, जिसको वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट कहते हैं। अगर इसका कोई पार्ट परसिस्ट रह जाए तो उसको मैकल्स डायवर्टिकुलम कहते होते हैं। इसमें रूल ऑफ टू अप्लाई होता होता है। ओके, यानी इसमें दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक्टोपिक गैस्ट्रिक या पेनक्रियाटिक। चूंकि इसमें गैस्ट्रिक टिश्यू है तो ये अल्सर अल्सर करवा देता होता है, ब्लीडिंग करवा देता होता है। क्लियर? इसमें रूल ऑफ टू अप्लाई होता है। 2% लोगों में होता है, 2 फीट होता है। ओके, फ्रॉम द इलियोसिकल जंक्शन 2 इंचेस लॉन्ग होता है। क्लियर? अभी डायवर्टिकुलम इंपॉर्टेंट है बिकॉज डायवर्टिकुलाइटिस करवा सकता है, इंटरसेप्शन करा सकता है, ब्लीडिंग करा सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता है, अपेंडिसाइटिस को मिमिक कर सकता होता है। क्लियर? इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में क्या स्पेसिफिक चीजें देखने को मिलती है? नंबर 1, अपेंडिसिस एपिप्लॉय की देखने को मिलती है। नंबर 2, हॉस्ट्रेशन देखने को मिलती है। नंबर 3, टीनिया कुलाई। 3 तरह के मसल्स होते हैं, टीनिया कुलाई कहते हैं। जो टीनिया कुलाई होते हैं ये बेस ऑफ अपेंडिक्स पे जाके फ्यूज कर जाते हैं, जहाँ पे कंप्लीट लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट बना देते हैं। अगर एक पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है, पहले पेशेंट को डल पेन होगा, अम्बलाइकस में पेन रेफर कर जाएगा, विसरल पेन देखने को मिलता है डिस्टेंशन की वजह से। ओके, जो पेन के जो फाइबर होते हैं वो टी10 डर्माटोम को इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन अगर पैराइटल पेरिटोनियम इरिटेट हो गया तो जो पेन होता है वो राइट लोअर फोसा में देखने को मिलता है, राइट लोअर फोसा में देखने को मिलता है, मैकबर्नीज पॉइंट पे देखने को मिलता है। मैकबर्नीज पॉइंट क्या होता है? लैटरल लैटरल 2/3 और मीडियल 1/3, इसका जो जंक्शन होता है इसको बोलते हैं मैकबर्नी पॉइंट। लैटरल 1/3 और मीडियल 2/3 का जंक्शन होता है। अगर हम लाइन एंटीरियर सुपीरियर लीग स्पाइन और अम्बलाइकस के दरमियान में जोड़ते हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट होता है, यहाँ पे बेस ऑफ अपेंडिक्स मिलता है, इसी जगह पे इंसिजन देते हैं। क्लियर? वॉल्वुलस का क्या मतलब है? वॉल्वुलस का मतलब है कि जो इंटेस्टाइन का पार्ट है वो अपनी ही मिजेंटरी के अराउंड रोटेट कर गया। तो मिजेंटरी के अंदर क्या आ रही होती है? आर्टीरियल सप्लाई आ रही होती है। जब अपनी मिजेंटरी के अराउंड रोटेट कर गया तो अपनी आर्टीरियल सप्लाई को क्या कर देगा? बंद कर देगा, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाएगी। इसके बाद है हर्शस्प्रंग डिजीज। हर्शस्प्रंग डिजीज को बोलती है मेगा क्लोन। इसमें क्या होता है? इसमें क्लोन के अंदर क्या होता है? क्लोन के अंदर गैंग्लिया एब्सेंट होती है, गैंग्लिया एक गैंग्लियोनिक होता है। तो ये कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी होती है, ऑब्स्ट्रक्शन करा देती है, क्योंकि इंटेस्टाइन सही से काम नहीं कर पाएगी। डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड होती है। याद करना, डाउन सिंड्रोम में डूडिनल एट्रीजिया होता है और हर्शस्प्रंग डिजीज देखने को मिलता है। अब क्या होगा? क्लोन के अंदर गैंग्लिया नहीं है। जब गैंग्लिया नहीं है तो क्लोन का ये वाला पार्ट मूव नहीं करेगा, मोटाई नहीं होगा, मतलब ये वाला पार्ट में पेरिस्टालसिस नहीं हो पाती और ये वाला पार्ट कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ठीक हो गया? तंग हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोक्सिमल पार्ट की डायलिटेशन देखने को मिलती होती है। जब प्रोक्सिमल पार्ट की डायलिटेशन है, डिस्टल पार्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जो न्यू नेट होगा उसमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। मिकोनियम पास नहीं कर पाएगा, स्टूल पास नहीं कर पाएगा, बिलस वॉमिटिंग होती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलती होती है। ट्रीटमेंट क्या है? एक गैंग्लियोनिक पार्ट को निकाल दो। इसके बाद है एब्डोमिनल अयोटा। एब्डोमिनल अयोटा की ब्रांचेस के बारे में पढ़ लेते हैं। 3 मेजर ब्रांचेस होती है, सिलिक ट्रंक, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, रीनल आर्टरी, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी। जो सिलिक ट्रंक होता है वो T12 के लेवल पर राइज करता होता है, फोर गट को सप्लाई करता है। सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी L1 के लेवल पर राइज करती है, मिड गट को सप्लाई करती है। रीनल आर्टरी L2 के लेवल पे होती है, किडनी को और एड्रिनल ग्लैंड को सप्लाई करती है। इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी L3 के लेवल पे होती है। कॉमन इलियक आर्टरी L4 के लेवल पे देखने को मिलती है। क्लियर? जो सिलिक आर्टरी होती है T12 के लेवल पे निकलती है, जस्ट बिलो द एयोर्टिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम। ठीक हो गया? फिर जो सिलिक आर्टरी होती है पेनक्रियास के बॉर्डर में से पास करती है और 3 मेन ब्रांचेस देती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हिपैटिक आर्टरी और सप्लीनिक आर्टरी। ओके, जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है उसकी क्या ब्रांचेस होती है? याद करना कि अगर लेजर कर्वेचर पे अल्सर है जिससे आर्टरी ब्लीड होती है, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है। इसकी इसोफेजियल ब्रांचेस होती है जो इसोफेगस को सप्लाई करती है। लेजर कर्वेचर पे एनास्टोमोस करती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ। और जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो कहाँ से आती है? याद करना, जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो कार्डिया के पोर्शन को सप्लाई करती है
राइट गैस्ट्रिक आर्टरी फंडस के पोर्शन को सप्लाई करती है। जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो कहाँ से निकलती है, वो आपके गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी से निकलती होती है। ठीक हो गया, क्लियर। तो जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी है ये नेक्स्ट ब्रांच होती है सिलिक ट्रंक की। ठीक हो गया, तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ डुडिनम तक पहुंचती है और ये हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर बनाती है और गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी बनाती है। याद करना, गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी वो आर्टरी है जो डुडिनल अल्सर में ब्लीड करती होती है। जो हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर है, ओके, असल में हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर ये देती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, और फिर ये हेपेटोडुडिनल लिगामेंट में एंटर होती है जो कि लेजर मोमेंटम का पार्ट होता है। फिर ये लीवर के हाइलम में पहुंचती है जिसको पोर्टा हिपैटिस कहते हैं। वहां पे राइट और लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी में डिवाइड होती है। राइट हिपैटिक आर्टरी राइट लोब में, लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी लेफ्ट लोब में जाती है। राइट हिपैटिक आर्टरी, ओके, सिस्टिक आर्टरी भी देती है गाल ब्लैडर के लिए। जो राइट सिस्टिक आर्टरी होती है, सॉरी, जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो लेजर कर्वेचर के फंडस वाले पोर्शन को सप्लाई करती होती है। और जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो कहाँ से राइज करती है, वो हेपैटिक आर्टरी प्रॉपर से निकलती है। गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी ये कहाँ से निकलती है, ये कॉमन हिपैटिक आर्टरी से निकलती है। डुडिनम के फर्स्ट पार्ट के पीछे पड़ी हुई होती है और गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी ये डुडिनल अल्सर से परफोरेट हो जाती है। इसकी दो ब्रांचेज होती है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक और सुपीरियर पेनक्रेटिक और डुडिनल। जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक होती है ग्रेटर कर्वेचर पे जाके जाती है, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक से नास्ट्रोमोस करती है। जो लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक होती है वो स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच होती है। जो सुपीरियर पेनक्रियाटिक और डुडिनल है ये पेनक्रियास के हेड को सप्लाई करती है, जहां पर ये इंफीरियर पेनक्रियाटिक और डुडिनल से नास्ट्रोमोस करती है जो कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी का पार्ट होती है। क्लियर। दोबारा नास्टोमोस बता दूं, जो लेजर कर्वेचर होता है वहां पे राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है। राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी देखने को मिलती है। जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो किसकी ब्रांच होती है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच होती है हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर की। जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो आपकी निकलती होती है सिलिक ट्रंक से। जो ग्रेटर कर्वेचर है वहां पे राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक होता है। जो राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक होती है वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है गैस्ट्रोडुडिनल से। और जो लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक है वो स्प्लेनिक आर्टरी से निकलती है। फिर अगला नास्टोमोस है हेड ऑफ पेनक्रियास पे। हेड ऑफ पेनक्रियास पे सुपीरियर पेनक्रियाटिक और डुडिनल है जो कि गैस्ट्रोडुडिनल से निकलती है। इंफीरियर पेनक्रियाटिक और डुडिनल है जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से निकलती है। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये बेसिक चीज आ गई है। इसके बाद लाइगेचर ऑफ हिपैटिक आर्टरी है। अब हिपैटिक आर्टरी का गिट्ठा बांधना है, ओके। अब जो हिपैटिक आर्टरी है उसको अब लाइगेट करती है प्रोक्सिमल टू द ओरिजिन ऑफ गैस्ट्रोडुडिनल ब्रांच के। गैस्ट्रोडुडिनल ब्रांच देने से पहले हम इसको लाइगेट कर सकते होते हैं, बिकॉज कोलैटरल सर्कुलेशन राइट और लेफ्ट से आती है, इनसे आ जाती होती है। जो राइट हिपैटिक आर्टरी है कभी कभार कोलिसिस्टेक्टमी में हम इसको लाइगेट कर देते हैं, ओके, ठीक हो गया। राइट हिपैटिक आर्टरी को कर देते हैं, हालांकि करना सिस्टिक आर्टरी को था। क्लियर। स्प्लेनिक आर्टरी एक हॉरिजॉन्टल आर्टरी होती है, ओके। ये कहने का मतलब है लेजर सैक के पीछे से होते हुए आती है, स्टोमक का बेड बनाती होती है। और स्प्लेनिक आर्टरी पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टोमक के अल्सर में इरोड होती है। क्लियर, ठीक हो गया। और जो स्प्लेनिक वेन है उसका ज्यादा स्ट्रेट कोर्स होता है, पेनक्रियास के पीछे होती है। स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन ये मिलके क्या बनाती है, ये मिलके क्या बनाती है, पोर्टल वेन बनाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी रिट्रोपेरिटोनियल होती है, लेकिन जब ये टेल ऑफ पेनक्रियास तक पहुंचती है तो ये क्या बन जाती है, स्प्लीनो रीनल लिगामेंट में पहुंच जाती है और ये स्प्लीन के हाइलम तक पहुंच जाती है। तो ये स्प्लीन को सप्लाई देती है, पेनक्रियास के नेक बॉडी टेल को सप्लाई करती है। यानी पेनक्रियास का जो हेड है वो पेनक्रियाटिक और डुडिनल आर्टरी से सप्लाई लेता है। तो टेल बॉडी नेक है वो आपका स्प्लेनिक आर्टरी से लेता है। लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक है जो कि ग्रेटर कर्वेचर पे जाती है, और शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है जो फंडस को सप्लाई करती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। इसके बाद सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है। पहली तो उसकी ब्रांच होती है इंफीरियर पेनक्रियाटिक और डुडिनल जो हेड ऑफ पेनक्रियास को सप्लाई करती है। नंबर 2 जूजिनल एंड आइलियल ब्रांचेस जो जूजिनम को और आइलियम को सप्लाई करती है। फिर इलियोकोलिक है। अब इलियोकोलिक आइलियम और क्लोन को सप्लाई करना है, और इसी से एक आर्टरी निकलती है पेंडिकुलर आर्टरी। राइट कोलिक आर्टरी इसने किसको सप्लाई करना है, असेंडिंग क्लोन को। मिडल कोलिक आर्टरी इसने ट्रांसवर्स क्लोन को सप्लाई करना है। लेफ्ट कोलिक आर्टरी इसने सप्लाई करना है डिसेंडिंग क्लोन को। सिग्मोइड आर्टरी सिग्मोइड क्लोन को। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी रेक्टम को सप्लाई करना होता है। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा हमारा। इसके बाद है हमारा मिजेंटेरिक इस्कीमिया के बारे में। ओके, इस्कीमिया कब होता है, जब टिश्यू की तरफ ब्लड फ्लो कम होता है थ्रू द आर्टरीज।
तो मेजेंटेरिक इस्कीमिया का क्या मतलब है? आर्टरीज की तरफ ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई कम हो गया है और इस्कीमिया डेवलप हो गया है। मोस्ट कॉमन स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी का होता है। अब ये जो इस्कीमिया होता है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। एज मोर देन 60 में देखने को मिलता है। हाई स्मोकर, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों में देखने को मिलता है। एथेरोस्क्लेरोसिस या एम्बोलिज्म की वजह से देखने को मिलता होता है। क्लियर? ठीक हो गया। तो जल्दी जल्दी हम एनाटॉमी को रिवाइज कर रहे हैं। आई थिंक बाकी पार्ट्स पर हम अलग से वीडियो बना लेंगे क्योंकि मेरा गला फुल खुश्क हो गया।